हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे संधारित्र का आज ये थ्योरी का लास्ट लेक्चर है जो आप पढ़ चुके हैं अच्छे से। इसके पहले वाला वीडियो आप अच्छे से देखे हो, उसको आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ इसमें टॉपिक अभी बचे हुए छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन उनको हमें समझना। आइए समझ लेते हैं कौन कौन से टॉपिक है। चलिए, पहला टॉपिक है लिखा हुआ प्रावैद्युत का ध्रुवण। तो देखो आपके सामने लिखा हुआ है, ये बहुत बड़ी थ्योरी थी इसलिए हमने इसी पर नोट करके ले आए। लिखेंगे तो अभी आपको बहुत टाइम लगेगा, इसलिए लिखी हुई है। तो इसी को पढ़िए और प्रावैद्युत ध्रुवण को समझिए क्या है कि लिखा प्रावैद्युत का ध्रुवण। इसमें लिखा हुआ यहाँ पर अगर ना समझ में आए, यहाँ पर यही लिखा हुआ है कोई पदार्थ, ऐसे लिखा हुआ है कोई पदार्थ, कोई पदार्थ में या कोई पदार्थ में अणुओं अथवा परमाणुओं से बना होता है। यानी कोई भी पदार्थ होता है वो क्या होता है, आप जानते हो, अणुओं और परमाणुओं से बना होता है। ये कंफर्म है। तभी पोलराइजेशन आपको पढ़ना है कि प्रावैद्युत ध्रुवण कैसा होता है। कह रहा परमाणुओं में धन आवेश उसके नाभिक पर केंद्रित होते हैं। ये भी आप जानते हो कि कोई परमाणु होता है तो परमाणु के क्या होता है, यहां पर धनावेशित भाग क्या होता है, नाभिक होता है। तो नाभिक भी ये धनावेशित भाग क्या होता है, केंद्रित होता है। तो ये नाभिक हो गया। नाभिक पे क्या होता है कि धन आवेश पूरा केंद्रित रहता है तथा ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके चारों तरफ क्या करते हैं, परिक्रमण ऐसे करते रहते हैं। ये भी आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके चारों ओर द्वितीय कक्षाओं में ये क्या करते हैं, परिक्रमण करते रहते हैं। ये भी आप अच्छे से जानते हो। कह रहा प्रावैद्युत पदार्थों में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं। तो आपने पढ़ा था प्रावैद्युत में वैद्युत चालन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं। जब बंधे होते हैं तो कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो वैद्युत चालन नहीं होता। ये इसमें कह रहा है कि प्रावैद्युत पदार्थों में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं। जब किसी प्रावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रावैद्युत में क्षेत्र में रखते हैं, यानी क्या करते हैं, प्रावैद्युत में एक वैद्युत चालन नहीं होता। ये आप सभी सब जानते हो कि आपको ऐसा बताया गया कि वैद्युत चालन नहीं होता। ये तो कंफर्म है, सही है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। लेकिन जब इन्हीं को प्रावैद्युत पदार्थ को किसी संधारित्र के प्लेट के बीच में रख दे, जैसे ये है, ऐसे मेरा हाथ है, इन्हीं प्लेटों के बीच में हम क्या कर दे, प्रावैद्युत पदार्थ को रख दे। तो प्रावैद्युत पदार्थ को रख दिया जाए, जैसे आप देख लो ये दिखाया गया। तो ये दो संधारित्र का प्लेट है, इसमें ये संधारित्र का प्लेट है, इसमें एक प्रावैद्युत पदार्थ रखा हुआ। अभी इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। कह रहा प्रावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो उसके अणुओं के नाभिक के क्षेत्र की दिशा में तथा इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते हैं। यानी जो नाभिक होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित तथा इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। चलो एक और देख लो फिगर। ये नाभिक है, प्लस देखो नाभिक मान लें, जो वैद्युत क्षेत्र जब अनुपस्थित होता है, यानी इसमें वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, तो क्या था, ऐसे था, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसके क्या करे, परिक्रमण कर। लेकिन जैसे ही इनके प्लेटों के बीच, संधारित्र के प्लेटों, एक धनावेशित होता है दूसरा ऋणावेशित होता है, जैसे इनके प्लेटों के बीच रखा जाता है तो देखो धनावेश यानी नाभिक जो हो गया वो वैद्युत क्षेत्र की तरफ चले गए तथा इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, इसके विपरीत दिशा में आ गए, यानी धनावेश की ओर आ गए। यही तो कह रहा है। जब इनको संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रावैद्युत पदार्थ को रखा जाता है तो नाभिक जो होते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चले जाते हैं। देखो वैद्युत क्षेत्र इधर हो गया तथा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आ जाते हैं। तो ये वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आ गए। फिर आगे पढ़ते हैं, विपरीत दिशा में विस्थापित हुए। चित्र बी में कह रहा है इस प्रकार प्रावैद्युत के प्रत्येक अणु एक सिरा धनावेशित तथा दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाता है। यानी इस प्रकार जो प्रावैद्युत का एक सिरा क्या होता है, धनावेशित तथा दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाता है। और फिर कह रहा है तथा प्रावैद्युत को ध्रुवित कहा जाता है। तभी इनको कहा जाता है, प्रावैद्युत को ध्रुवित कहा जाता है। यानी जो प्रावैद्युत पदार्थ ले लेते उसे हम ध्रुवित पदार्थ कहते हैं। ये आवेश संधारित्र की प्लेटों के आवेश के विपरीत चिन्ह के होते हैं। यानी
संधारित्र के आवेशों के प्लेट के विपरीत चिन्ह के होते हैं और बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से प्रावैद्युत पदार्थ में होने वाली, यहाँ कह रहा है यह क्रिया को प्रावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र के स्वयं नहीं होता, जब इनको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यही कह रहा है ध्रुवण को ही, यानी इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। चलिए और एक्सप्लेन करते हैं आपको। ये देखो जैसे हमने क्या कर लिया, यहाँ पर एक प्लेट ले लिया गया तो ये ऋणावेशित हो गया, एक धनावेशित हो गया। तभी आपको बताया तो ये सब जानते हो, कोई पदार्थ होता है और वो परमाणु से मिलकर बना, इलेक्ट्रॉन उसके चारों नाभिक होता है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन भित्ति कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक से दृढ़तापूर्वक, लेकिन जब हम क्या करते हैं इनके संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखते हैं, कोई प्रावैद्युत पदार्थ ना हो तो दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं। लेकिन जैसे इसको वैद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाता है तो देखो इस दिशा में, यानी ई हो गया, ये इस दिशा में अप्लाई हो रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो ये धन आवेश है, धन आवेश देखो ऐसे जाने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा ऋण आवेश क्या कर इधर आने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण इसका ये वाला सिरा धनावेशित हो जाएगा, यानी ये वाला सिरा धनावेशित हो जाएगा और ये वाला सिरा जो होगा वो क्या होगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो ये इसमें कह रहा है कि संधारित्र के प्लेटों के विपरीत चिन्ह होते हैं, मतलब जो प्रावैद्युत पदार्थ रखा होता है ये ऋणावेशित हो जाएगा, ये धनावेशित हो जाएगा। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रावैद्युत का ध्रुवण। तो आपको बताया गया प्रावैद्युत का ध्रुवण, तो यही चीज प्रावैद्युत का ध्रुवण कहलाता है। आइए इसको एनिमेशन वीडियो से समझते हैं कि एनिमेशन वीडियो क्या है, उससे आप समझोगे तो और अच्छे से हम समझ लेंगे। एक आपको दिख रहा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप और अच्छे से समझ सको। यानी ये जो आपको वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं, इस वीडियो को आप देख लीजिए, आसानी से और समझ में जाओगे, समझ जाओगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको हम प्ले करते हैं। तो देखो यहाँ पे दो प्लेटें रखी गई, जब ये दो प्लेटें रखी गई, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर, राइट साइड है। एक सिरा इसका धनावेशित और दूसरा सिरा क्या है, ऋणावेशित है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ क्या कर प्रतिस्थापित होते हैं। प्रतिस्थापित होने का मतलब हो जाएगा, देखो ये धनावेश है, ऐसे चल रहा था और इनके बीच थोड़ा सा वीडियो बढ़ा देते हैं, इन पे ये प्रावैद्युत पदार्थ है। प्रावैद्युत पदार्थ से ये देखो, हाँ धन आवेश आपको दिखा, धन और ऋण आवेश। तो धन और ऋण आवेश है तो इनका जो धन आवेश था वो इधर जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इधर आना प्रारंभ हो जाते, जिससे एक सिरा इनका धनावेशित और दूसरा सिरा क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। ऋणावेशित होने पर एक थोड़ा और बढ़ा दें हम इसको, हाँ अब देखो इलेक्ट्रॉन अलग होने लगा, यानी कोई नाभिक था वो धनावेशित था, इलेक्ट्रॉन उससे अलग होने लगा, अलग होने लगा। देखो आप इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, तो बाएं तरफ क्या था, धन प्लेट था और दाहिने तरफ क्या था, ऋण प्लेट था। जब दाहिने तरफ ऋण प्लेट था तो वहां पर धनावेश जाने लगे, जिससे ये क्या हो जाएगा, इनकी तरफ जो प्रावैद्युत का था वो ऋणावेशित हो जाएगा और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। तो बस ऐसे ही क्या कर देते हैं, कोई भी आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, एनिमेशन वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो मिल जाएगी, पूरा एक्सप्लेन किया गया है, हमने जितना आपको दिखाया तो वही इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे और धन और नाभिक हो गए यानी प्रोटॉन्स इसके रिलेटेड के हो जाएंगे, जिससे इसमें क्या होता है, वैद्युत चालन होने लगता है। फिर इसके आगे समझते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसी को कहते हैं प्रावैद्युत का ध्रुवण, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये देखो यहाँ वैद्युत क्षेत्र में नाभिक ऐसे थे इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र अप्लाई किया तो एक सिरा धनावेशित इधर हो गया और इलेक्ट्रॉन्स इधर चले आए, जिससे प्रावैद्युत पदार्थ क्या होता है, एक सिरा धनावेशित दूसरा सिरा ऋणावेशित, लेकिन संधारित्र के प्लेटों के विपरीत। मतलब ये सिरा धनावेशित होगा तो यहाँ ऋणावेशित हो जाएगा, अगर ये ऋणावेशित है तो ये क्या होगा, धनावेशित हो जाएगा, जिससे इससे क्या होती, इनकी धारिता बढ़ जाती है, अर्थात इनमें वैद्युत चालन होने लगता है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं वैद्युत भंजन। तो वैद्युत भंजन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पढ़ लीजिए और थोड़ा सा समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसकी जरूरत अभी हमें आगे टॉपिक में। वैद्युत भंजन क्या होता है, संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रावैद्युत पट्टिका रखने से, यानी प्रावैद्युत पदार्थ रखने से संधारित्र पर लगाए जा सकने वाले विभवांतर भी सीमित हो जाता है। यानी जैसे हम क्या करते हैं, प्रावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो उससे क्या लगाए जाने पे जो विभवांतर वो सीमित हो जाता है। अब क्या करते हैं, विभवांतर बी बढ़ाते जाने पर प्लेटों के बीच प्रावैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी बीच वैद्युत क्षेत्र की भी बढ़ते जाता है। यानी जैसे जैसे विभवांतर बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र भी बढ़ता हुआ चला जाता है। और प्रावैद्युत पट्टिका के अणुओं के अधिकाधिक तनिक, कह रहा है
प्रावैद्युत पदार्थों के पट्टिका के अणु अधिकाधिक तनिक यानी स्ट्रेच मतलब फैलते हुए चले जाते हैं। अंत में एक अवस्था ऐसी आ जाती है जबकि प्रावैद्युत के अणुओं के इलेक्ट्रॉन अलग होकर संधारित्र के प्लेटों के बीच चालकीय पथ बना ले यानी कंडक्टिंग पथ बना लेते हैं या निर्मित कर लेते हैं, अर्थात संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत बंधन कहलाता है। जैसे हमने क्या कर दिया, ऐसे रख दिया। अब आपको बताया गया अभी यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स नाभिक होते हैं तो ऐसे रहेंगे, तभी हमने दिखाया ये प्लस और नाभिक अलग अलग ले लिया गया। लेकिन जब इनमें ऐसे बनाया गया तो इनके धीरे धीरे वैद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर इनके बीच क्या हो जाता है, एक चालकीय पथ बन जाता है। यानी ये क्या होते हैं, एक दूसरे से फैलते हुए, मतलब ये हुआ तो ऐसे ये फैलते हुए चले गए, लेकिन ऐसे धीरे धीरे अलग होती है, दूर दूर होते हैं। तो इनसे क्या होता है कि एक जैसे प्लस है तो ये प्लस है, ऐसे लगातार प्लस जाने लगेगा, इधर से क्या हो लगातार माइनस आने लगते हैं, तो ये चालकीय पथ फैलाते हैं। इन्हीं चालकीय पथ को ही हम क्या कहते हैं, यही तो कहा गया कि जबकि प्रावैद्युत के अणुओं की इलेक्ट्रॉन अलग हो संधारित्र की प्लेटों के बीच चालकीय पथ बना लेते हैं या निर्मित कर लेते हैं, संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत भंजन हो जाता है। अर्थात जब संधारित्र के प्लेटों के बीच क्या, यह प्रावैद्युत पदार्थ रखा गया, लेकिन प्रावैद्युत पदार्थ में वैद्युत चलन नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन से इसको धीरे धीरे हम विभवांतर बढ़ा रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स का एक चालकीय पथ बन जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे चलने लगेंगे तो लगातार ऐसे, अगर प्रोटॉन्स ऐसे चलने लगे तो लगातार प्रोटॉन्स ऐसे चलने लगेंगे, तो एक चालकीय पथ दिखने लगता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, वैद्युत भंजन करते हैं। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसको आप ध्यान दे दी, ये इंपॉर्टेंट है। प्रावैद्युत पदार्थ कह रहा, प्रावैद्युत सामर्थ्य, किसी प्रावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उस पदार्थ की प्रावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। यानी कोई कह रहा है पदार्थ वैद्युत, कह रहा है किसी प्रावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, हमने ये कहा कि विभवांतर बढ़ाते जाते हैं तो धीरे धीरे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ते, जिससे वो क्या होते हैं, जो नाभिक होते हैं और इलेक्ट्रॉन वो तनित होते चले जाते, फैलते हुए चले जाते हैं, और एक स्थिति ऐसी आ जाती है चालकीय पथ वगैरह, इसी को वैद्युत भंजन कहते हैं। लेकिन कह रहा है कि वह अधिकतम, वह कह रहा है वैद्युत प्रावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन यानी चालकीय पथ ना बन पाए, चालकीय पथ ना बन पाए अर्थात सहन कर सकता है, उसी घटना को हम उसी पदार्थ की क्या कहलाते हैं, वैद्युत सामर्थ्य। जैसे आपको कोई पीट रहा है, पीटता पीटता आप सहन कर सकते हो, या हम ऐसे कहें एक व्यक्ति खड़ा था, आप ऐसे कोई व्यक्ति है वो खड़ा है, इसके ऊपर आप 5 किलो ला दोगे कुछ नहीं, फिर आपने 10 किलो और रखा, फिर कहा कोई प्रॉब्लम है, 15 किलो रखा कोई नहीं, लेकिन आपने फिर रख दिया 50 किलो, तो 15 किलो और कर दिया तो वेट बढ़ता चला गया ना, वो अब तो सही ना बैठ जाएगा। तो वही इसमें कह रहा है कि इसकी वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिससे वैद्युत भंजन ना हो, तो वही पदार्थ की हमारे क्या कहलाती, प्रावैद्युत सामर्थ्य कहलाती। स्क्रीनशॉट ले लो। आगे पढ़ते भंजक विभवांतर। तो भंजक विभवांतर क्या है, इसको समझ लो। किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर, जैसे वहां पर था कि अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, वैसे इसमें है संधारित्र की प्लेटों के बीच अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे प्रावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। यानी वह अधिकतम विभवांतर जिस संधारित्र के प्लेटों के बीच रखे वैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। यानी धीरे धीरे हम विभवांतर बढ़ाते जाते हैं लेकिन भंजन नहीं होता, लेकिन जैसे धीरे धीरे तो अधिकतम विभवांतर पे अधिकतम वैद्युत क्षेत्र हो जाता है, जिससे क्या वैद्युत भंजन होने लगता है। तो वही कह रहा है संधारित्र के प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिसमें प्रावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। बस आपको ऐसी छोटी टॉपिक थी, इसको याद कर लेना और अब समझ में आ गया होगा। अब हम संधारित्र के उपयोग पढ़ लेते हैं। संधारित्र के उपयोग क्या क्या है, ये आपका सबसे पहले अभी बताए थे। इसमें C बराबर आपने पढ़ा था Q बाई क्या था, V था, ये तो आपको याद ही था। अगर हम Q बढ़ेगा तो C बढ़ेगा, तो अर्थात क्या करते हैं, सबसे पहले आवेश का संचय करने में, यदि आवेश को कलेक्ट करना है, आवेश के कलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, संधारित्र का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा प्रबल वैद्युत धारा भी उत्पन्न किया जा सकता है और प्रबल वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक, दूसरा ऊर्जा का संचय करने में, जब आवेश का भी हमने बताया था कि U बराबर कितना होता, 1/2 CV²। अगर आवेश का संचय करोगे तो धारिता भी तो बढ़ेगी, जब धारिता बढ़ेगी तो ऊर्जा का संचय, ऊर्जा अधिक हो जाएगी, जब ऊर्जा अधिक होगी तो वही कह रहा ऊर्जा संचय करने में। इसको हम क्या बनाते, इससे हम इसको
साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन इसे नहीं, साइक्लोट्रॉन होता है वो सिलेबस में नहीं है, वो आपके सिलेबस में कट गया। तो इससे क्या होता था कि ऊर्जा का संचय इसमें भी किया जा सकता। आगे वैद्युत उपकरण में, तो वैद्युत उपकरण होते हैं कौन कौन से, जैसे पंखा होते हैं, पंखा ले लिया जाए या मोटर ले लिया जाए। इसमें इसलिए प्रयोग किए जाते हैं कि पंखे में जब प्रयोग किया जाए, कभी कभी आप शॉर्ट सर्किट सुने होंगे। शॉर्ट सर्किट का मतलब कहीं पे बिजली के शॉर्ट हो जाए तो यहाँ पूरा परिपथ खराब हो जाता है या पूरा उपकरण खराब हो जाता है। तो आपके मशीन है, छोटे छोटे पंखे लगे, उसमें क्या हो जाए, अगर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ तो खराब हो जाए। तो इसमें एक ही चीज बताया गया कि ऐसे होगा, तो ये दोनों जुड़े तो नहीं होते ना, कहोगे नहीं। जब नहीं जुड़े, अगर चिंगारी यहाँ से कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, आगे नहीं जा पाती है, तो वो पंखा क्या हो, शॉर्ट सर्किट से बच जाता है। तो शॉर्ट सर्किट से भी बचने के लिए ये क्या होता है, पंखे में या अन्य अलग उपकरणों में हम प्रयोग करते हैं छोटे। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का मतलब हो जाएगा कि जैसे टीवी पंखे में प्रसारण के लिए, टीवी पंखे में प्रसारण के लिए जो प्रसारण होता है वो इसी से किया जाता है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों का परिवर्तन करते हैं। जब परिवर्तन करते हैं तो प्रसारण के लिए भी हम क्या करते हैं, इनके लिए प्रयोग करते हैं। अगला है वैज्ञानिक अध्ययन में। वैज्ञानिक अध्ययन में क्या किया जाता है, इसमें जो किया जाता है, कोई पदार्थ आपका हो, ठीक है, चाहे जैसा हो, उनके लिए हम क्या करते हैं कि प्रावैद्युत के पदार्थ के व्यवहार का, यानी प्रावैद्युत पदार्थ के व्यवहार के अध्ययन में, यानी कोई प्रावैद्युत पदार्थ है तो वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, तो इतने चीजों में इनका प्रयोग किया जाता है संधारित्र में। थ्योरी इसकी खत्म हो चुकी। आइए न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल्स क्या क्या है। पहला न्यूमेरिकल्स है, क्या कह रहा है, पढ़ो ध्यान से, और ध्यान से पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन का क्या करो, उत्तर दो। चलो पढ़ लिए होंगे आप सभी। हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं या राइट साइड कर देते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि कह रहा है इसमें एक समांतर पट्टिका संधारित जिसके पट्टिकाओं के बीच वायु है, कन्फर्म है। धारिता को C लिखते हैं, C बराबर 8 माइक्रोफैरेड, ये हो गया। फिर कह रहा है 1 माइक्रो पिकोफैरेड है, सॉरी, यहां पर 8 पिकोफैरेड है। तो पिको का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -12 फैरेड। तो फैरेड में चेंज कर ले, लिखा भी हुआ है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधा कर दे और इनके बीच के स्थान में 6 यानी 6 परावैद्युतांक यानी K बराबर 6 हो जाए, परावैद्युतांक वाले एक पदार्थ भर दिया जाए, तो इनकी धारिता क्या होगी। अब इसमें पूछ रहा है कि इसकी धारिता क्या होगी। तो ना तो प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ेगा, कहोगे हाँ, कोई प्लेटों का क्षेत्रफल थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि हमने इसमें बीच की दूरी कहा गया, प्लेटों का क्षेत्रफल नहीं बढ़ाया गया। तो हमें कुछ करना नहीं है कि कुछ करना है। इसमें एक चीज देखना आप, ये जो क्वेश्चन है वह एनसीईआरटी बुक का है, एनसीईआरटी बुक का है, आप उसी को फॉलो कर रहे हैं, आप भी फॉलो करिए, आपको लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, हमारे पास दिया गया इतना चीज, बीच की दूरी मान ले, प्रारंभ में बीच की दूरी क्या थी, d थी, d रही होगी ना। तो इसके बीच की दूरी कितना था, ये क्या है, बीच की दूरी थी, बीच की दूरी इतना था। तो चलिए C नॉट बराबर क्या होगा, अगर आप कहोगे एप्सिलॉन नॉट वायु में, C नॉट का मतलब क्या होता है, वायु में A अपान क्या होगा, D होगा। इसकी वैल्यू दिया है 8 × 10 की पावर -12 फैरेड। तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब देखो प्रावैद्युत पदार्थ में निकालो, प्रावैद्युत पदार्थ में धारिता, अगर धारिता निकालते तो आपने पढ़ा था C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। लेकिन आप ध्यान दो, कह रहा है बीच की दूरी आधा कर दिया जाए। जब बीच की दूरी आधा कर दो का मतलब हो जाएगा कि इसमें D/2 यूज करेंगे, ठीक। पहले T था, अब ये देखो ऊपर चला जाए, तो हम लिख सकते हैं C बराबर 2K हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट A/ क्या होगा, D होगा। चलिए, जो वैल्यू जैसे निकली वैसे पुट करो। K का मान कितना 2, K का मान 6 है और एप्सिलॉन इसका मान कितना 8 × 10 की पावर
-12 है। 8 दूनी 16, 16 छक्का कितना 96, और ये हो जाएगा 10⁻12। और फैरेड होगा तो आप लिख सकते हो 96 पिको फैरेड। तो देखो कितने आसानी से हमारा आंसर आ चुका। ये चीज इसमें पूछ रहा था कितना हो जाएगा, तो इनका जो धारिता होगी ये इतना हो जाएगा। तो ये जो पूछ रहा था, देखो कितना आसान आसान न्यूमेरिकल आते हैं, पेपर में एनसीईआरटी बुक से ज़्यादा मिलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, आपने ले लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 9 माइक्रोफैरेड वाले 3 संधारित्र पिको फैरेड वाले, तो 9 कह रहा है, अगर C1 दे रहा है, C1 बराबर 9 है, और C2 बराबर भी कितना है पिको फैरेड, और C2 बराबर भी कितना है 9 पिको फैरेड, 3 है, इसलिए C3 बराबर 9 पिको फैरेड, ये लिखा गया। कह रहा है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया संयोजन की कुल धारिता। तो सबसे पहला निकालते हैं, तो आपने पढ़ा था 1/C बराबर 1/C1 और प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये 1/9 और प्लस 1/9 और प्लस 1/9, इनको जोड़ो तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 कितना 9, क्योंकि हर बराबर 1 2 3 जुड़ जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। तो आप देखो कि 1/C बराबर कितना हो जाएगा 1/3। एक चीज ध्यान देना, ये ऊपर ले जाओगे तो C/1 होगा, तो ये भी 3/1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट ऐसे पलट दो, तो आपने देखा C बराबर कितना 3 पिको फैरेड। ये क्या आ गई, इसकी धारिता आ गई। तो ये कह रहा था कि इसकी धारिता कितनी होगी, तो इसकी धारिता आ गई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लिए होंगे। फिर कह रहा है यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संयोजन को, ध्यान देना, संयोजन के 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा। ये श्रेणी क्रम में जुड़े तो हमने बताया था श्रेणी क्रम में जुड़े हुए आवेश क्या होता है समान होता है, लेकिन विभवांतर भिन्न होते हैं। तो अगर हम इसी में सेकंड नंबर ऐसे इधर कर दे रहे हैं, आवेश निकालें, तो आवेश कितना हो जाएगा, आवेश Q बराबर क्या होता है CB होता है। तो Q बराबर C का मान देखो 3 × 10⁻12 क्यों होगा, क्योंकि ये 3 पिको फैरेड। तो अभी हमने बताया था 1 पिको फैरेड बराबर 10⁻- कितना होता है 12 होता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि C बराबर 3 × 10⁻12 फैरेड। SI पद्धति में निकालते हैं। और देखो फिर दिया B का मान कितना 120। अगर हम गुणा कराएं तो Q बराबर कितना 12 × 36 ये हो जाएगा, और गुणे 10⁻⁻ कितना -12 कूलम। इतना आवेश आ गया। तो कह रहा है 120 वोल्ट के संभरण किया गया तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा। तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर निकालना है, तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम C निकाल लें, या C बराबर आप विभवांतर निकालो, B1 बराबर क्या होगा Q/C1। चलो वैल्यू पुट कर दो, तो 360 और गुणे कितना 10⁻12, और C1 का मान कितना है 9 × 10⁻, कितना हो जाएगा अगर वैल्यू निकालेंगे -12। ये इससे कट गया, 9 × 4 = 36, तो कितना हो जाएगा 40 वोल्ट आ गया। ऐसे सेम निकालोगे सबके लिए आएगा। 9 पिको फैरेड का मतलब, पिको का मतलब 10⁻12, ये जरूर याद रखना, यानी कितना होगा 9 × 10⁻12 फैरेड, ये हो जाएगा। सेम ही B2 बराबर Q समान होता है, तो Q/C2 हो जाएगा, तो 360 ये भी होगा, और गुणे 10⁻12 और बटे 9 × 10⁻12, ये इससे कट जाएगा, 9 × 4 कितना 36 बराबर 40 वोल्ट हो जाएगा। फिर अगला निकालते हैं सेम इसी प्रकार B3। तो B3 निकालो, तो Q/ कितना होगा C3, तो Q का मान 360 और गुणे 10⁻12 और बटे ये भी 9 था, 9 × 10⁻12, ये कट जाएगा, और 9 × 4 कितना 40। तो प्रत्येक के बीच कितना 40 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होगा। ये चीज मैं कह रहा था, स्क्रीनशॉट आप ले लो। तो इसमें पूछ रहा था विभवांतर क्या होगा प्रत्येक का, ऐसे होगा तो चाहे एक साथ निकाल लें या इतना।
स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे पूरे का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बहुत आसान आसान क्वेश्चन, आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बस आप ऐसे सॉल्व करते जाओ, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में दिखने वाले हैं। और क्वेश्चन से भागना मत, नहीं जरूर आपके पेपर में दिखेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे, वहाँ भाग, यहाँ तो भाग लोगे लेकिन वहाँ पर नहीं भाग पाओगे। कह रहा है C1 बराबर, जैसे यहाँ दिया गया C1 बराबर 2 पिकोफैरड और C2 बराबर है 3 पिकोफैरड, और यहाँ पे फिर अगला है C3 बराबर 4 पिकोफैरड, ये दिया गया। कह रहा है 3 संधारित्र पार्श्वक्रम, पार्श्वक्रम मतलब समांतर क्रम, जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो आप A नंबर निकालो, तो C बराबर क्या होता है C1 प्लस C2 और प्लस कितना C3, तो आप जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 2 कितना 9 पिकोफैरड, ये आ चुका, पहला आंसर आ गया। कह रहा है यदि संयोजन को, याद रखना संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होगा। तो इसमें विभवांतर तो समान है, सबको मालूम है। जब विभवांतर समान है लेकिन आवेश नहीं मालूम है, तो अगर हम कुल आवेश निकालें तो कुल आवेश कितना होगा, कुल आवेश Q बराबर क्या होता है CB होता है, CB, और B बराबर कितना दिया है, कह रहा 100 वोल्ट, जो इसके बीच दे रहा 100, तो C की वैल्यू रखो 9 गुणे 10 की पावर, ये जब रखेंगे तो 9 गुणे 10 की पावर कितना -12 फैरड, तो ये -12 हो जाएगा, और B का मान कितना 100, तो बराबर कितना हो जाएगा Q बराबर 900 गुणे 10 की पावर -12 कूलम, इतना निकला कुल आवेश। अब हमें अलग अलग ज्ञात करना है कि अलग अलग इनके आवेश कितने होंगे। तो कुल आवेश निकल आए, विभवांतर तो आपको मालूम है कि विभवांतर समान होता है, तो चलिए हम अलग अलग निकालते हैं। Q1 बराबर कितना होगा C1 B होगा, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े विभवांतर समान होता है। तो 2 गुणे 10 की पावर कितना -12 और B का मान कितना 100, तो गुणा करा दीजिए, 200 कितना हो जाएगा 10 की पावर -12, ये कूलाम होगा, यह आप लिख सकते हो 200, ये है पिको कूलाम, ऐसे लिख दो। पिको कूलाम आसान रहेगा क्योंकि गुणा कराएंगे तो भी 2 × 10 की पावर ऐसे भी लिख सकते हो, 2.0 × 10 की पावर 2 जीरो है तो 10 की पावर -10 कूलाम, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, बस हम ऐसे ही लिखना चाहते हैं जिससे। और Q2 बराबर C2B, C2 का मान कितना है 3 है, और 3 गुणे 10 की पावर -12 और गुणे कितना 100, तो जोड़ दोगे तो ये 300 गुणे 10 की पावर -12 हो जाएगा। तो -12 है तो हम इनको क्या लिख सकते, कूलाम है, तो -12 को हमेशा क्या कर सकते हो 300 पिको कूलाम हो जाएगा। अगला देखो Q3 बराबर C3 और B हो जाएगा। C3 का मान कितना था 4 और इंटू 10 की पावर -12 और गुणे कितना 100 होगा, तो गुणा कराओ कितना हो जाएगा 400 और गुणे 10 की पावर -12 कूलाम, तो हम लिख सकते हैं 400 और ये हो जाएगा पिको कूलाम। जोड़ दो 4 3 7 2 कितना 900 आ गया। तो बस ऐसे ही सॉल्व कर लेते, चाहे जो क्वेश्चंस मिले आप उसको सॉल्व कर लो, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, ऐसा नहीं है कि बहुत आप टिपिकल है आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ये भी आप ले लियो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लास्ट क्वेश्चन से। करप पट्टिकाओं के बीच वायु एलिक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक प्लेटों का क्षेत्रफल A है। कह रहा है एक प्रत्येक प्लेट A बराबर दिया गया 6 गुणे 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, ये दिया। उनके बीच की दूरी D बराबर 3 मिमी, अगर 3 मिमी है मीटर में चेंज करो तो 3 गुणे 10 की पावर -3 मीटर, ये याद रखना है। कभी भी निकालना तो एक पद्धति में निकाल। संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए, तो आप बताइए संधारित्र की धारिता क्या होगी, क्या आपको मालूम है फार्मूला कोई आपको मालूम है। वायु में निकालना है, जब वायु में निकालना है तो C0 बराबर क्या होता है ε0 A/, क्या होता है D। चलिए सारी वैल्यू मालूम है, ε0 का मान 8.85 इंटू 10 की पावर -12, A का मान 6 गुणे 10 की पावर -3 हो जाएगा, और D का मान 3 गुणे 10 की पावर माइनस कितना 3 होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये भी -3 था, ये दोनों सेम है तो कट जाएंगे। तो देखो कितना बचा 8.85 इंटू 2 हो जाएगा, और 10 की पावर माइनस कितना 12 हो जाएगा।
5 दूनी 10, 8 दूनी 16 1 17, 8 दूनी 16 1 17, 10.2 अंक पश्चात और गुणे 10 की पावर कितना -12। तो ये क्या हो गया फैरेड, तो आप इसको फैरेड के स्थान पे पिको फैरेड लिख सकते हो 17.70 और ये हो जाएगा पिको फैरेड, क्योंकि 12 है तो आपको मालूम होगा 1 पिको फैरेड बराबर होता है 10 की पावर -12 फैरेड। तो इसीलिए जब ये मिलता है तो पिको लगा देते हैं, तो ये C0 बराबर आ गया। ये चीज़ पूछ रहा था इसमें कितना आएगा, तो इसके बाद आंसर आ गया कि इसका मान कितना आया, इतना फैरेड आ गया। अब 17.70 ऐसे रहने तो फिर आगे देखिए, फिर पूछ रहा है संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए। यदि संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें, फिर कह रहा है कि 100 वोल्ट के यानी B बराबर कितना 100 वोल्ट, 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका के बीच कितना आवेश होगा। तो संधारित्र के प्रत्येक, संधारित्र में क्या होता है 2 पट्टिकाएं होती, एक पे ज्ञात कर लो दूसरे पे आपको मालूम हो जाएगा। हमें पता ही चल गया तो हमें आवेश निकालना है, तो आवेश कितना होगा बताइए। आवेश आपने पढ़ा था Q0 बराबर C0 चाहे B0 मान लो, इसी को B0, तो ये कितना होगा 17.70 और गुणे B का मान कितना है 100 है, 100 से गुणा करा दो। जब 100 से गुणा कराएंगे तो कितना 1770.00, तो आप लिख सकते हो कि 1770 ये क्या होगा कूलाम होगा। अब इनको 10 नहीं लगा है तो ऐसे लिख सकते हो 1.777 और इंटू 10 की पावर कितना 3 कूलाम। ये इतना आवेश हो जाएगा जो हमने आवेश आसानी से। एक चीज हाँ छूट रहा था, पिको था, पिको को हमने छोड़ दिया। पिको जब छोड़ दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस स्थिति में पिको का मतलब क्या है गुणे 10 की पावर कितना -12 ये होगा, और B का मान कितना था 100। इनको आपने गुणा कराया तो 10 यहाँ आ गया। अब 10 यहाँ आ जाने के बाद हम क्या करें कि ऐसा मेरा आंसर सही हो जाए, तो इनको सही कर लो। तो इनको जब इधर लाएंगे तो 10 की पावर कितना -12 हो जाएगा। ये 10 यहाँ है, इसको इधर लाइए 1.770 और 0 लगाना चाहो तो लगा लो, और 10 की पावर -12 प्लस 3 अंक है, 1 2 3 अंक आया, तो हम लिख सकते हो 1.77 इंटू 10 की पावर कितना -9 और ये क्या होगा कूलाम होगा। ये चीज कह रहा था कि इनके बीच कितना होगा, ये इतना हो जाएगा। तो बस ऐसे लगा लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसको जरूर करने की कोशिश करिएगा। हम लिख दे रहे हैं C बराबर 12 पिको फैरेड, 12 का गुणे 10 की पावर -12 ये फैरेड होगा। फिर कह रहा है वोल्ट, B बराबर 50 वोल्ट ये लिखा हुआ है। कह रहा है इनके बीच कितनी वैद्युत ऊर्जा संचित होगी, तो क्या पढ़ा था 1/2 CB²। आप लगा देना, तुरंत वैल्यू रख दोगे, दोनों वैल्यू मालूम है, रख के आप सॉल्व कर दोगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। ऐसे आप सॉल्व करते रहिए, जो आएगा वो करेक्ट आंसर होगा, उससे आप परेशान मत होइएगा। तो बस ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते रहिए न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके बेसिक है। अगर न्यूमेरिकल नहीं समझोगे तो फिजिक्स आपके लिए टिपिकल लगेगी, इसलिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते रहिए, मस्त रहिए। जो आपके पास बुक हो, कोई समस्या नहीं, जो कोई समस्या होती है तो उसको आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिए, हाँ सर ये प्रॉब्लम हो रही है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।